नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रैक्टिस के साथ उपस्थित हूँ। देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न जो है आपके कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में पूछता है। जो नए साथी हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नई वीडियो जैसे ही अपलोड होगी उसी तरह आपके पास पहुंच जाएगी। तो देखते हैं, दिया है कि संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 में कितनी समितियों ने कार्य करना शुरू किया था, है ना। तो 1293 में जो समिति गठित की गई थी तो वो 17 समितियां जो है संसदीय समितियों का गठन किया गया था। और 17 समितियों का गठन किया गया था, जिसमें 45 सांसद जो है सदस्य के रूप में थे। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती थी? तो जो संसदीय समिति प्रणाली में 12 जो समितियां, हाँ, उसमें लोकसभा राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? तो 30 लोकसभा के होते थे और 15 राज्यसभा के होते थे, है ना। अगला है, उपयुक्त 17 समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते थे? तो उसमें से लगभग जिन 17 समितियों का गठन किया गया था 93 में, उसमें अध्यक्ष जो होते थे लोकसभा के वो 11 होते थे, है ना। 11 अध्यक्ष होते थे। अगला है, पूछ रहा है कि साधारण विधेयक को अधिनियम का रूप लेने के लिए कितने स्तरों से गुजरना पड़ता था? तो साधारण विधेयक को अधिनियम के रूप में लेने के लिए कितने स्तरों से गुजरना पड़ता था? तो 7 स्तरों से गुजरना पड़ता था। 7 दिया है। अगला है, विधेयक कितने प्रकार के होते थे? तो 2 प्रकार के होते थे। एक सरकारी विधेयक होता था और दूसरा गैर सरकारी विधेयक होता था। अगला है, सरकारी विधेयक कितने प्रकार के होते थे? तो सरकारी विधेयक भी 2 प्रकार के होते थे, साधारण विधेयक और एक धन विधेयक। आज भी होते हैं। अगला प्रश्न दिया है, संसद के सदन में सरकारी विधेयक को कौन प्रस्तुत करता है? तो संसद के सदन में सरकारी विधेयक को कौन प्रस्तुत करता है? मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य, है ना। हाँ, सरकारी विधेयक को मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य प्रस्तुत कर सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषा दी गई है? तो धन विधेयक की परिभाषा जो दी गई है अनुच्छेद 110 में, है ना। धन विधेयक की जो परिभाषा है अनुच्छेद 110 में है। आगे कह रहा है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके सिफारिश के बिना धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता? तो किसकी सिफारिश के बिना धन विधेयक संसद में नहीं पेश किया जा सकता? तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना जो है धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। ये हो गया। अगला है, निम्न में से किस विषयों से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाता है? हाँ, किस विषयों से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाता है? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार जो है ये प्रश्न आ भी चुका है। तो ये है, करों को लगाने वाले विधेयक, सही बात, धन विधेयक कहलाते हैं।
करों को हटाने का विधेयक, ये भी धन विधेयक में शामिल है। संचित निधि से विनियोजित करने वाला विधेयक, ये भी धन विधेयक कहलाता है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है ना। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष भी करता है, ठीक है ना। और किसकी अनुमति से पेश किया जाता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद इसे पेश कर दिया जाता है। अगला है, फिर पूछ रहा है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? तो धन विधेयक कह रहे हैं कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस करना पड़ता है? तो 14 दिनों के भीतर। तो इस तरह से जो है आपके प्रश्न कंपटीशन में पूछते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है, क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयक के लिए किए गए सिफारिशों को मानने को बाध्य है? तो बाध्य है क्या, ये लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करेगा, है ना। ये कह रहे हैं कि क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयक के लिए किए गए सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य है? तो लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है ये। अगला प्रश्न है, अब तक कितनी बार राज्यसभा ने अपनी सिफारिशों के साथ धन विधेयक को लोकसभा को लौटाया और उसे लोकसभा ने स्वीकार भी किया है? तो अभी तो ऐसा इसमें 2 बार होगा। अगला, इस तरह से प्रश्न आता नहीं है, लेकिन इसमें 2 बार होगा। अगला प्रश्न, प्रत्येक विधेयक को कितनी बार वाचन के दौरान गुजरना पड़ता है? ये इम्पोर्टेंट है। तो प्रत्येक विधेयक को कितनी बार वाचन के बाद गुजरना पड़ता है? तो 3 बार। विधेयक का वाचन 3 बार होता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः कितने वाचन के पश्चात विधेयक को समितियों के पास विचारार्थ भेजा जाता है? तो सामान्यतः कितने वाचन के बाद विधेयक को समितियों के पास भेजना पड़ता है? 2 वाचन के बाद, है ना। 2 वाचन के बाद जो है विधेयक को समितियों के पास भेजना पड़ता है विचार के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछ रहा है, यह धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन के भीतर लोकसभा को वापस नहीं लौटाती तो क्या होगा? तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, पूछ रहे हैं कि किसी साधारण विधेयक से संबंधित निम्न में से किस स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो किसी साधारण विधेयक से संबंधित निम्न में से किस स्थिति में दोनों सदनों की बैठक बुलाई जा सकती है? तो किस स्थिति में बुलाई जा सकती है? एक सदन द्वारा पारित किसी विधेयक को दूसरी सदन द्वारा अस्वीकृत करने पर भी बुलाई जा सकती है। दोनों सदन विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों पर अंतिम निर्णय के रूप में सहमत नहीं होते तो भी, है ना। और इसके साथ दूसरे सदन में विधेयक प्राप्त होने की तिथि के 6 माह के भीतर विधेयक नहीं पारित किया जाता तो भी, यानी कि यह जो है कह रहे हैं किसी साधारण विधेयक से संबंधित निम्न में से किस स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? तो इसी स्थिति में संयुक्त बैठक दोनों सदनों की बुलाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है ना। जैसे साधारण विधेयक पर कोई गतिरोध हो, है ना, दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। इम्पोर्टेंट है, कई बार आया है। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपर्युक्त संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला प्रश्न है,
संयुक्त बैठक में विधेयक को किस प्रकार पारित किया जाता है? संयुक्त बैठक में विधेयक को किस प्रकार पारित किया जा सकता है? तो दोनों सदनों के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से। इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन कई बार आया है, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, संसद किसी सदन का सचिवालय संतुति के लिए विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजता है ना? तो ये होगा, पूछ रहे हैं, फिर एक बार पढ़ दे रहा हूँ। संसद किस सदन का सचिवालय संतुति के लिए विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजता है? तो साधारण विधेयक जिस सदन के पास विधेयक मत में है। दूसरा है धन विधेयक लोकसभा में। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में पारित विधेयक लोकसभा में। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वित्त विधेयक को पेश करने के कितने दिनों के भीतर संसद को स्वीकार करना पड़ता है? तो वित्त विधेयक को कितने दिनों में स्वीकार करना पड़ता है? 75 दिन में। ये कह रहे हैं कि वित्त विधेयक को पेश करने के कितने दिनों के भीतर संसद को स्वीकार करना पड़ता है? तो 75 दिनों में स्वीकार करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो ये जो है कितने भागों में? आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में, है ना, उसके बाद करारोपण के संबंध में, यानी दोनों, उपयुक्त में से 2 भागों में। वित्त मंत्री द्वारा जो प्रस्तुत बजट है कितनों भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो 2 भागों में, आर्थिक सर्वेक्षण के संबंध में और करारोपण के संबंध में, यानी दोनों भागों में। अगला है, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के कितने सत्र होते हैं, ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ गया, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। अगला है, संसद के दोनों सदनों की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय निम्न में से किसका होता है? तो संसद के दोनों सदनों की बैठक में कार्यसूची में पहला विषय क्या होता है? पहला विषय तो ही प्रश्नकाल होता है, पहला विषय प्रश्नकाल। अगला है, प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रश्नकाल में पूछे जाने वाले प्रश्न जो है 2 प्रकार के होते हैं, तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न, 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों को मौखिक प्रश्न भी कहते हैं? तो किस प्रकार के प्रश्न को मौखिक प्रश्न कहते हैं? तारांकित प्रश्न को मौखिक प्रश्न कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, पूछा भी है कई बार। तारांकित प्रश्न हमेशा मौखिक होते हैं, या मौखिक प्रश्न वे होते हैं जो तारांकित प्रश्न होते हैं। अगला प्रश्न है, पूछ रहा है, संसद के सदन में स्थगन प्रस्ताव चर्चा के लिए तभी स्वीकार किया जाता है, तभी स्वीकार किया जाता है जब सांसदों की एक निश्चित संख्या उसका अनुमोदन करे। इसके लिए कम से कम कितने सांसदों का अनुमोदन आवश्यक होता है? तो कितने? 50 सांसदों का अनुमोदन अनिवार्य होता है। स्थगन प्रस्ताव के लिए 50 सांसदों का अनुमोदन आवश्यक है। अगला प्रश्न है, सप्ताह के किस दिन को लोकसभा में गैर सरकारी कार्यों के लिए निश्चित रखा जाता है? तो गैर सरकारी कार्यों के लिए एक ही दिन रखा जाता है, वो है शुक्रवार। गैर सरकारी कार्यों के लिए लोकसभा में ये शुक्रवार का दिन जो है गैर सरकारी कार्य के लिए निश्चित किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में मान्य विरोधी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल के कम से कम कितने सांसदों का होना आवश्यक है? तो कितने सांसदों का होना आवश्यक है? तो होगा लोकसभा की कुल संख्या का 1/10 भाग। अगर मान्यता प्राप्त विरोधी दल के रूप में यदि मान्यता लेना हो तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होना जरूरी होगा। अगला है,
लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन था? तो कौन था उस समय पहला लोकसभा में विरोधी दल का मान्यता प्राप्त नेता कौन था? राम सुभग सिंह। राम सुभग सिंह लोकसभा का विरोधी दल का पहला नेता रहे हैं, राम सुभग सिंह। अगला प्रश्न है, लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्न में से किसके बराबर सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती हैं? तो किसके बराबर सुविधाएं मान्यताएं प्राप्त की जाती? कैबिनेट मंत्री के बराबर। यानी कि जो विरोधी दल का नेता होता है लोकसभा में, उसका दर्जा कैबिनेट मंत्री के रूप में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त हो सकती है? तो लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त हो सकती है? तो किस प्रकार समाप्त हो सकती है? विघटन द्वारा समाप्त हो सकती है, सत्रावसान द्वारा समाप्त हो सकती है, स्थगन द्वारा समाप्त हो जाती है। तो उपयुक्त में से सभी के द्वारा लोकसभा की बैठक की समाप्ति की जा सकती है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदन के स्थगन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद के दोनों सदनों के स्थगन का अधिकार किसे प्राप्त है, ये पूछ रहा है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और कई बार आया है। तो स्थगन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो हो जाएगा ये लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है ना? लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है स्थगन का अधिकार, और जो है राज्यसभा के सभापति को प्राप्त है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को दोनों सदनों के स्थगन का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, संसद के सत्रावसान होने पर निम्न में से क्या व्यापगत नहीं है? तो संसद के सत्रावसान होने पर निम्न में से क्या व्यापगत नहीं है? तो क्या व्यापगत नहीं है? विधेयक। विधेयक जो होता है वो व्यापगत नहीं होता। अगला प्रश्न है, संसद के सत्रावसान होने पर निम्न में से क्या व्यापगत नहीं है? तो विधेयक व्यापगत नहीं होता। अगला प्रश्न है, लोकसभा का विघटन होने पर निम्न में से कौन विधेयक व्यापगत होता है? तो लोकसभा के विघटन होने पर कौन सा विधेयक व्यापगत होता है? तो होता है राज्यसभा द्वारा पारित एवं लोकसभा में लंबित विधेयक। सही बात है। और लोकसभा द्वारा पारित राज्यसभा में लंबित विधेयक, तो दोनों स्थिति में जो है विधेयक व्यापगत माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। प्रश्न पूछ रहा, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट संविधान का व्याख्याकार है और संरक्षक है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार के मामले आते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार के मामले आते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया है। ये संरक्षक और व्याख्याकार का भी आया है प्रश्न। तो सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार के मामले आते हैं? तो कौन से मामले आते हैं? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मामला आता है, अपीली क्षेत्राधिकार का मामला आता है, और परामर्शीय क्षेत्राधिकार का मामला आता है। उपयुक्त में से सभी मामले जो हैं सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं। अगला प्रश्न है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी? तो मूल रूप से मतलब ये कि जब संविधान ये सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था उसकी बात कह रहा है। तो मूल रूप से संविधान में जब सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया तो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्याख्या की गई थी? तो 7, यानी 8 लोग थे। मुख्य न्यायाधीश को लेकर 8 लोग माने जाएंगे। एक मुख्य न्यायाधीश 7 न्यायाधीश की सबसे पहले जब अस्तित्व में आया था सर्वोच्च न्यायालय तो इतने का गठन किया गया था। एक मुख्य न्यायाधीश था और 7 जो है अन्य न्यायाधीश थे। पुराना डाटा है ये। अगला प्रश्न है, फरवरी 2008 में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने अन्य न्यायाधीशों
के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है। तो उस समय जो है न्यायाधीशों का जो प्रस्ताव 30 है, एक मुख्य न्यायाधीश, यानी 31 हो गए। यानी मुख्य न्यायाधीश को लेकर के 30 अन्य न्यायाधीश, तो 31 संख्या इनकी हो गई। मुख्य न्यायाधीश को शामिल करते हुए 31 संख्या है इस समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। देखिए ये वनडे कंपटीशन में छोटी परीक्षाओं में आता है, जैसे एसएससी जीडी में आ गया, या जो हाई स्कूल इंटर लेवल की कुछ परीक्षाएं होती हैं उसमें छोटा छोटा प्रश्न देता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर, ये तो बताए। हाँ, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और फिर क्या कह रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके करेगा। ये भी क्वेश्चन जो है कई बार आया है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। यदि तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कर देगा, है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के बाद। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो तदर्थ नियुक्ति का जो प्रावधान है ये फ्रांस के संविधान में था। तो फ्रांस के संविधान से तदर्थ नियुक्ति की व्यवस्था भारतीय संविधान में ले ली गई है। तो फ्रांस में ऐसी व्यवस्था है तदर्थ न्यायाधीशों की। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कौन सी अर्हता होनी चाहिए? कौन सी अर्हता होना चाहिए? वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, ये भी सही है। वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा, ये भी सही है। वह एक पारंगत विद्वता हो, ये भी सही है। तो तीनों बातें इसमें सही हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में सारी बातें सही हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, पूछ रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष, सेवानिवृत्ति की आयु 65, यानी रिटायरमेंट की आयु जो है 65 वर्ष। फिर पूछ रहे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? तो साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर। उपयुक्त में से दोनों होगा, कदाचार और असमर्थता दोनों के आधार पर। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उपयुक्त प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकता है? तो किस आधार पर महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकता है ना? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग उसके कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत के प्रस्ताव से, यानी दोनों सदनों के जो संख्या है, कुल सदस्य संख्या है, उसमें बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कराया जाता है। ठीक है ना, यदि महाभियोग का प्रक्रिया चलाना है तो। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दशक में आम जनता को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय दिलवाने के लिए जनहित में कार्यवाही की। जनहित संरक्षण से संबंधित मामले ने संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे को बहुत अधिक विस्तृत कर दिया? तो ये जो जनहित का मामला रहा है ये अनुच्छेद 32 में। फिर दीवार पर दे रहा हूँ, सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले दशक में आम जनता को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय दिलवाने के लिए जनहित में कार्रवाई की। जनहित संरक्षण से संबंधित मामलों ने संविधान के किस अनुच्छेद के दायरे को बहुत अधिक विस्तृत कर दिया? तो अनुच्छेद 32 को विस्तृत कर दिया। अगला प्रश्न है,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने के उपरांत, है ना, पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? जैसे महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण रूप से यदि चल चुकी हो या पारित हो गया हो, तो अंतिम रूप से उसे हटाने उसे हटाने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक 8 मामलों में राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के मामले में अपना परामर्श दिया है ना। एक मामला में अभी सुनवाई जारी है। उक्त मामला क्या है? तो ये तो उस समय का जब ये प्रिंटिंग हुआ था पब्लिकेशन की बुक, तो ये उस समय राम जन्मभूमि का मामला, तो ये तो सॉल्व हो गया है, छोड़े जान दीजिए। अगला प्रश्न है, ये देखिए पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों का प्रतिमाह वेतन पूछ रहा है। तो ये वेतन जो है सर्वोच्च न्यायालय और के मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों वेतन बढ़ गया है। तो समसामयिक घटनाओं में जरा इसको देख लीजिएगा, सर्च करा लीजिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों का वेतन कितना है, ठीक है ना। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया रहे। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक अवधि तक कौन पदस्थ रहा? तो मुख्य न्यायाधीश पे सर्वाधिक अवधि तक कौन रहा? तो वाई.बी. चंद्रचूड़, है ना। वाई.बी. चंद्रचूड़ जो है सबसे अधिक समय तक जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन रहे। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन सबसे कम समय तक आसीन रहा? तो सबसे कम समय तक कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक, शायद 13 या 16 दिन तक रहे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रस्थागन वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया था? तो त्यागा गया था ए.एन. रे के समय में, ऐसा था। न्यायाधीश नियुक्ति के समय प्रस्थागन वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया था, तो ए.एन. रे के द्वारा। अगला है, निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्य किया? तो किया था H.M. हिदायतुल्लाह ने, है ना। तो कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में जो कार्य किए थे तो H.M. हिदायतुल्लाह रहे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विवाद आता है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा विवाद आता है? भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, ये सही है, ये आता है। और कौन सा विवाद आता है? भारत सरकार, एक या कई राज्यों तथा एक या अधिक राज्यों के मध्य विवाद, ये भी आता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद, ये भी आता है। संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में, ये भी आता है। तो सभी जो है सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। चलिए साथियों, ठीक है, हमें विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पुनः नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।